नमस्कार। आज के सफ़र में श्री मोहन राकेश जी की लिखी कहानी उसकी रोटी। आप पंथ पड़ाव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें प्रोत्साहित अवश्य करेंगे, इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंख बार बार सड़क की तरफ उठ जाती थी। नकोदर रोड के उस हिस्से के आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहाँ की ज़मीन भी बंजर और ऊबड़ खाबड़ थी। खेत वहाँ से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में उन दिनों कुछ था भी नहीं। फसल कटने के बाद सिर्फ ज़मीन की गुड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नज़र आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से ज़रा अलग था। जहाँ बालो खड़ी थी वहाँ से थोड़े फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के 2 बड़े बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊँघ रहा था। ऊँघ में वो आगे को गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता, फिर आसपास के वातावरण पर एक उदास सी नज़र डालकर और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर वैसे ही ऊँघने लगता। एक तरफ 2.5-3 फुट में खोखे की छाया फैली थी और एक भिखमंगा जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, खोखे से टेक लगाकर ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नज़र भी बालों के हाथों की तरफ ही थी। बालों ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था। वह उसे बदनज़र से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वह अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने की वजह से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वह अब इस इंतज़ार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वह रोटी दे दे। वह जानती थी उसके वक्त पर ना पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जालंधर से चलकर 2 बजे वहां आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वह उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही दे देती थी, जो कि आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिन यही सिलसिला चलता था। बालो 1-1:15 बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पर पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी न किसी बहाने बस को वहां रोके रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वह सरकारी नौकर है, उसका बाप का नौकर नहीं कि उसके इंतज़ार में बस खड़ी रखे। वह चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती, मगर आज वह 2-4 मिनट को नहीं 2-2.5 घंटे की देरी से आई थी, यह जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं। वह अपनी बेचैनी में घर से चल पड़ी थी। उसे जैसे लग रहा था कि वह जितना वक्त सड़क के किनारे इंतज़ार करने में बिताएगी, सुच्चा सिंह की नाराज़गी उतनी ही कम हो जाएगी। यह तो निश्चित ही था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी, मगर उसे रात की रोटी देना ज़रूरी था और साथ ही वह सारी बात बताना जिसकी वजह से उसे देर हुई थी। वह पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से बात किस तरह कही जाए कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और खामखा तैश में भी ना आए। वह जानती थी कि सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और साथ ही यह भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वह बगैर गंडासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनने में आती थी। पिछले साल वह साथ के गांव की एक मेहरी को भगा ले गया था और न जाने कहाँ ले जाकर बेच आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ था तो उसने उसका कत्ल ही करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे, मगर उससे बिगाड़ नहीं रखते थे। मगर उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे।
वह यूं भी जिंदा से तिगनी उम्र का था और अभी साल भर पहले तक उसे बेटी बेटी कहकर पुकारता था। मगर आज उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि उसने खेत में से आती जिंदा का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदा को नंदी के यहाँ उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर। वह आटा गूंथकर इंतज़ार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए तो वह जल्दी से रोटियां सेक ले, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क पर पहुंच जाए। मगर जिंदा आई तो उसके हाथ खाली थे और उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था। जब तक जिंदा नहीं आई थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया। क्या हुआ जिंदो, ऐसे क्यों हो रही है? उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। जिंदा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सिर डालकर रोने लगी। खसमा खानी, कुछ बताएगी भी, क्या बात हुई है? जिंदा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की आवाज़ और तेज हो गई। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? उसने अब उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तू मुझे उपले उपले लेने मत भेजा कर। जिंदा रोने के बीच उखड़ी उखड़ी आवाज़ में बोली, मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुआ जंगी आज मुझसे कहता था। और गला रुंझ जाने से वह आगे कुछ नहीं कह सकी। क्या कहता था जंगी तुझसे? बता, बोल। वह जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोली, खसमा खानी अब बोलती क्यों नहीं? वह कहता था। जिंदा सिसकती बोली, चल जिंदा, अंदर चलकर शरबत पी ले, आज तो बहुत सोहनी लग रही है। मुआ कमजात। वह सहसा उबल पड़ी। मुए को अपनी माँ रंडी नहीं सोहनी लगती? मुए की नज़र में कीड़े पड़े, निपूते। तेरे घर में लड़की होती तो इससे बड़ी होती, तेरे दीदे फूटे। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, चाचा मुझे प्यास नहीं। जिंदा कुछ संभलने लगी। फिर कहने लगा, प्यास नहीं तो भी एक घूंट पी लेना, चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़कर खींचने लगा। हाय रे, मौत मरे, तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे, आन दे सुच्चा सिंह को। मैं तेरी बोटी बोटी ना नुचवाऊं तो कहना, जल मरे, तू सोया सो ही रहे। हाँ फिर? मैं बाह छुड़ाकर भागने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा। मेरे हाथ से उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बाह छुड़ाकर भाग आई। उसने ध्यान से जिंदा को सिर से पैर तक देखा और फिर अपने साथ सटा लिया। और तो कुछ नहीं कहा उसने। जब मैं थोड़ी दूर चली आई तो पीछे से ही करके बोला, बेटी तू तो बुरा नहीं मान गई, अपने उपले तो उठाकर ले जा। मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तू इतना भी नहीं समझती? चल आ इधर। नहीं आती तो मैं आज तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा कि जिंदा बहुत गुस्ताख हो गई है, कहा नहीं मानती। मगर मैंने उसे जवाब न दिया, न मुड़कर उसकी तरफ देखा, सीधी घर चली आई। अच्छा किया, मैं मुँह की हड्डी पसली एक करा कर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे यह नहीं पता कि जिंदा सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है, जरा सोच समझकर हाथ लगाऊं। फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, वहां तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, खेतों के तरफ आम के पेड़ के नीचे राधू चाचा बैठा था। उसने देखकर पूछा कि बेटी इस वक्त धूप में कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा, बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लेने गई थी। अच्छा किया, मुआ जंगी तो शोधा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी ही इज्जत जाएगी। उस सिरजले का क्या जाना है, लोगों को तो बात करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफ़ी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा, उसे पता था कि 2 कप के बज चुके हैं और वह दोपहर की रोटी सिच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए वह रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उससे यह नहीं हुआ कि बस के अंदाजे से घर से निकले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे थे कि वह चलने को तैयार हो गई।
बहन, तू कब तक आएगी? जिंदा ने पूछा। दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी। जल्दी आ जाना, मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है? वह दिखावटी साहस के साथ बोली। किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे? सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो वह उसे कच्चा नहीं चबा जाएगा। वैसे मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सांझ से पहले ही घर आ जाऊंगी। तू ऐसा करना कि अंदर से सांकल लगा लेना, समझी? कोई दरवाज़ा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। फिर उसने ज़रा धीमे स्वर में कहा, और अगर जंगी आ जाए और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है तो कहना सुच्चा सिंह को बुलाने गई है, समझी? पर नहीं, तू उसे कुछ नहीं कहना, अंदर से जवाब ही ना देना, समझी? वह दहलीज के पास पहुंची तो जिंदा ने पीछे से कहा, बहन, मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हुई है? उसने उसे प्यार के साथ झिड़क दिया। साथ गांव है, फिर डर किस बात का? और तू आप मुटियार है, इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदा को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वह चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी आ जाए, जिससे वह रोटी देकर झटपट जिंदा के पास वापस पहुंच जाए। वीरा, 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हो गई? उसने भिकमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अब भी उसके हाथ की रोटी पर लगी थी। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख्ते के नीचे पानी को मुंह लगाकर अब आसपास चक्कर काट रहा था। पता नहीं बहना, भिकमंगे ने कहा, कई बस आती हैं कई जाती हैं, यहाँ कौन घड़ी का हिसाब है? बालो चुप हो रही। एक बस अभी थोड़ी ही देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लगा था धूप के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। बस एक दुनिया से आती है और दूसरी दुनिया की तरफ चली जाती है। कैसी होंगी वे दुनियाएं जहाँ बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं, और जहाँ ड्राइवर की आमदनी का 1/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में एक रखेल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि वह एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि वह उसे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट कर जवाब दिया, क्यों, तेरे पल निकल रहे हैं, घर में चैन नहीं पड़ता? सुच्चा सिंह वह मर्द नहीं कि औरत की बाह पकड़ के उसे सड़कों में घुमाता फिरे। घूमने का ऐसा शौक है तो दूसरा खत्म कर ले, मेरी तरफ से तुझे खुली छुट्टी है। उस दिन के बाद वह यह बात जुबान पर भी नहीं लाई। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वह उसे गालियां दे देता, मार पीट लेता, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता ही था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपये दे जाता था। लाख बुरी कहकर भी वह उसे अपनी घरवाली तो समझता था। ज़बान का कड़वा भले ही था, पर सुच्चा सिंह दिल का बुरा हरगिज़ नहीं था। वह उसके जिंदा को घर में रखने पर अक्सर कुढ़ा करता था, मगर पिछले महीने ही खुद ही जिंदा के लिए कांच की चूड़ियाँ और 2.5 गज का मलमल लाकर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती आकाश के उस छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालों ने दूर से ही पहचान लिया था कि वह बस सुच्चा सिंह की बस नहीं है। फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई, वह उत्सुक आंखों से उस तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम का गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और बस आगे चल दी। जो आदमी बस से उतरा था, उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्लू से 2 लोटे पानी पीकर मूछें साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, नकोदर से अगली बस कितनी देर में आएगी? बालों ने 2 कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछ लिया। घंटे घंटे में बस चलती है माई, वह बोला। तुझे कहाँ जाना है? जाना नहीं है वीरा, बस का इंतज़ार करना है। सुच्चा सिंह ड्राइवर मेरा घरवाला है, उसे रोटी देनी है। ओ सुच्चा सिंह! और उस आदमी के होंठों पर खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू उसे जानता है? उससे नकोदर में कौन नहीं जानता।
बालों को उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप हो रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वह खुद जानती थी, उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे पसंद नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वह उसके आदमी के बारे में इस तरह की बातें करें। सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वह आदमी बोला। हाँ, इसके बाद उसी की बस आएगी। बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है। चल वीरा, अपने रास्ते चल, बालो चिढ़कर बोली। वह क्यों इंतजार कराएगा? मुझे ही रोटी लाने में देर हो गई थी, जिससे बस निकल गई। वह बेचारा सुबह से भूखा बैठा होगा। भूखा? कौन? सुच्चा सिंह? वह आदमी दांत निकालकर हंस दिया। बालों ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साईं सच्चे, कहकर आदमी ने अपने गट्ठर सिर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों की दाईं टांग सो गई थी। उसने उसका भार दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक वीराने को देखने लगी। न जाने कितनी देर बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियां दुखने लगी थी। बस को देखकर वह पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वह रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई, जिससे वे रात तक कुछ और ताज़ा रहती। सुच्चा सिंह को कढ़ा प्रसाद का इतना शौक है, उसे ध्यान क्यों नहीं रहा कि आज थोड़ा कड़ा प्रसाद बना कर ले जाए। खैर, कल गुरपुरब है, कल जरूर कड़ा प्रसाद बना कर लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालों ने 20 गज की दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया था कि वह उससे बहुत नाराज़ है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थी और निचले होठ का कोना दांत में चला गया था। बालों ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे जाकर रुकी। एक दो लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा सिंह, उसने हाथ उठाकर रोटी अंदर पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा। रोटी ले ले। हट जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ झटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, 1 मिनट नीचे उतर के मेरी बात तो सुन ले। आज एक खास वजह हो गई थी, नहीं तो मैं बक नहीं। हट यहाँ से। कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहाँ सारा सामान उतर गया है या नहीं। बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूँ, ड्राइवर ने छत से आवाज़ दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, बालों ने मिन्नत के लहजे से कहा। तू नीचे उतर कर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने फिर कंडक्टर से पूछा। हाँ चलो। पीछे से कंडक्टर की आवाज़ आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज़ हो ले, पर रोटी तो रख ले। तू मंगलवार को घर आएगा तो मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को घर आएगा तेरा? और मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिल ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एक आध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता था। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पगडंडियां दिखाई देने लगी थी। बालों ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर प्याऊ के पास कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई। वह जानती थी अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक उसे इंतज़ार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना ही चाहिए था कि उतरकर उसकी बात सुन लेता। उधर घर में जिंदा अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे किसी बहाने से आ गया तो? सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो वो आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो बाहर वह कहीं ना कहीं खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या? सुच्चा सिंह का गुस्सा बेजा भी तो नहीं है। उसका मेहनती शरीर है और उसे कसकर भूख लगती है। वह थोड़ी और मिन्नत करती तो वह ज़रूर मान जाता, पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिकमंगा भी ना जाने कब का उठकर चला गया था।
हाँ, कुत्ता भी आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते चिड़ियों के झुंड सुनहरी लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली हुई अपनी छाया बड़ी अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गबरू जवान खुले गले से माहियां गा रहा था। बोलन दी था कोई ना, जिना सानू ला दे दिता, उस रोग दा ना कोई ना। माहिया की वह लय बालों के रग रग में बसी हुई थी। बचपन की गर्मियों की शाम को वह और बच्चों के साथ मिलकर रहट के पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी। तब भी माहिया की लहर इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के झुटपुटे के साथ उस लय का एक खास ही संबंध था। फिर ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ उस लय का संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव का युवक लाली था, जो बड़ी लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पे हाथ रखकर गाते सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वह देर देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती थी। फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि वह अब बड़ी हो गई है, उसे अब इस तरह देर देर तक पीपल के पास नहीं खड़ी होना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की चर्चा भी होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई थी, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गाती रही थी। गाते गाते पारो का गला रह गया था, फिर भी ढोलक छोड़ने के बाद उसे बाहों में लिए गाती रही थी। बीबी चन्नन दे ओले ओले, क्यों खड़ी मैं तां खड़ी सा बाबल जी दे बार, बाबल वर लोड़िए निधिए के हो जे आवर लोड़िए। जो तारे विचो चन, चंदा विचो नन, कान्हैया वर लोड़िए। वह नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है। फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर की शक्ल सूरत ठीक वैसी ही होगी जैसी गीत की कड़ियाँ सुनकर सामने आती हैं। सुहाग रात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखकर लगा कि वह सचमुच बिल्कुल वैसा ही कान कन्हैया वर पा गई है। सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी ऊंची की तो न जाने कितनी लहरें उसके सिर से उठकर पैरों की नखूनों में जा समाई। उसे लगा कि जिंदगी न जाने ऐसी कितनी सिहरनों से भरी होगी जिन्हें वह रोज़ रोज़ महसूस करेगी और अपनी याद में संजोकर रखती जाएगी। तू हीरे की कणी है, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने उसे बाहों में भरकर कहा था। उसका मन हुआ था कि कहे, ये हीरे की कणी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं, मगर वह शर्माकर चुप हो गई थी। माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते हुए उसके पास रुककर कहा। वीरा, यह बस 8-9 बजे तक जालंधर से लौटकर आएगी ना? बालों ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब तक आए, तू उतनी देर यहीं खड़ी रहेगी? वीरा, उसकी रोटी जो देनी है, उससे रोटी लेनी होती तो ले ना लेता, उसका दिमाग तो आसमान पर चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा, खड़ी रह, तेरी मर्जी, बस 9 से पहले क्या आएगी? चल, जब भी आए। प्याऊ वाले से बात करके वह निश्चय खुद ब खुद हो गया जो वह अब तक नहीं कर पाई थी कि उसे अब बस के जालंधर से लौटने तक वहीं रुकी रहना है। जिंदा थोड़ा डरेगी, इतना ही तो ना। जंगी की अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी कोई चीज़ है, दूसरों की बहन बेटी पर बुरी नज़र रखना मामूली बात है। सुच्चा सिंह को पता चल जाए तो वो उसे केशों से पकड़कर सारे गांव में घसीट नहीं देगा।
मगर सुच्चा सिंह को यह बात ना बताना ही शायद बेहतर होगा। क्या पता इतनी सी बात में दोनों में सिर्फ टव्वल हो जाए। सुच्चा सिंह पहले ही घर के झंझटों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने बात नहीं सुनी। वह तो अभी कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वह सचमुच ना आया तो, और अगर उसने गुस्सा होकर घर आना बिल्कुल छोड़ दिया तो? नहीं, वह उसे कोई परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर की परेशानियां वो खुद संभाल सकती है। वह जरा सी सिहर गई। गांव का लोटू सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था। उसके पीछे वह टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी। अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई थी। सुच्चा सिंह जालंधर की आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है। अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी वह सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मूंदी जा रही थी। वह बार बार कोशिश करके आंखें खोलकर उन्हें दूर तक अंधेरे और उन काली छायाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा सी भी आवाज़ होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वह सतर्क हो जाती। मगर बत्तियों की रोशनी न दिखाई देने से एक ठंडी सांस भरकर फिर निढाल हो रहती। दो एक बार मुंदी आंखों से जैसे बस की बत्तियों अपनी ओर आती देखकर वह चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। फिर उसे लगने लगा कि वह घर में है और कोई ज़ोर ज़ोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहम कर बैठी है। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है। रहट के बैल लगातार घूम रहे हैं। उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माहियाँ गा रहा है। जोर की धूल उड़ रही है जो धरती और आकाश की हर चीज़ को ढके ले रही है। वह अपनी रोटी वाली पोटली को संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वह उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वह बार बार लोटा मटके में डालती है और उसे खाली पाकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में बवाइयाँ फूट रही हैं। वह हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते ही तेल सूख जाता है। जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है और कह रही है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरा परांदा कहाँ गया? मेरा परांदा किसने ले लिया? सहसा कंधे पर हाथ के छूने से वह चौंक गई। सुच्चा सिंह? उसने जल्दी से आंखों को मल लिया। तू अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी। उस वक्त उसमें एक भी सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। मैंने सोचा रोटी देकर ही जाऊंगी, बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आए बहुत देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है। मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था। तू इतनी पागल है कि अब तक रोटी देने के लिए यहीं बैठी है। क्या करती? तू जो कह गया था घर नहीं आऊँगा। और उसने पलकें झपकाकर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। अच्छा ला, दे रोटी और घर जा। जिंदा वहाँ अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बाह थपथपा दी और उठकर खड़ा हुआ। रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वह उचककर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वह जैसे डरते डरते बोली, सुच्चा सिंह, तू मंगल को घर आएगा ना? हाँ, आऊँगा। तुझे शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। बस घर घर आने लगी तो वह 2 कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेरा, एक डकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, तू उस वक्त क्या बताना चाह रही थी?
नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। मंगल को घर आएगा ही। अच्छा, अब जल्दी चली जा, देर न कर, 1 मील बाट है। सुच्चा सिया, कल गुरुपुरब है, कल मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद बना कर लाऊंगी। अच्छा अच्छा। बस जल्दी बालों पहियों की धूल में घिर गई। धूल साफ होने पर उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। इतनी ही थी कहानी उसकी रोटी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज कहानियों का सफ़रनामा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।